हाँ तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 की। विषय है हमारा भूगोल, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, और अध्याय है 3 यानी कि लेसन 3 है। ठीक, इसमें वह सारा कुछ यूपीएससी, अगर किसी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और क्लास 6 में फिर भी, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। और मैंने खास तौर पे यह ध्यान रखा है कि आप बोर ना हो, इसलिए मैंने छोटे वीडियो बनाने की कोशिश की है और छोटे में ही सारे तथ्यों को समाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियाँ, इंग्लिश में मोशन ऑफ अर्थ। ठीक, पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे मैंने एक मोटिवेशनल बात लिखा है। देखिए, इंसान मर सकता है लेकिन इंसानियत कभी नहीं मरती, यह भगत सिंह ने कहा था। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। तो ये हमारा पृथ्वी पर कितनी प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, पहला है घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। अब आइए जानते हैं परिक्रमण गति और घूर्णन गति क्या है। देखिए, घूर्णन गति की परिभाषा, तो पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना ही घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना ही घूर्णन गति कहलाती है। पृथ्वी यहीं पे घूमते रहे खुद एक फुटबॉल की तरह, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे घूर्णन गति। एक लट्टू की तरह घूमना होता है, उसी को कहते हैं घूर्णन गति। ये होगी हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष या समतल से कितने डिग्री कोण से झुका हुआ है। तो 66.5 डिग्री। ये देखिए, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष या समतल से 66.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री कोण से झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री कोण से। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण, और पृथ्वी पृथ्वी जो है अपने कक्ष या समतल पर, दो बातें यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक ना, एक 23.5 डिग्री, एक 66.5 डिग्री। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर, जबकि यहाँ पे है कक्ष या समतल पर। ठीक, पृथ्वी अपने कक्ष या समतल पर 66.5 डिग्री, और अपने अक्ष पर 23 डिग्री। ये देखिए 23 डिग्री, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बना दिया है, 23.5 डिग्री। ठीक, और कक्ष या समतल ये हो गया आपका 66.5 डिग्री। ठीक, ये हो गया 66.5 डिग्री यहाँ पे, और ये हो गया 23.5 डिग्री। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है। तो अगला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी अपनी घूर्णन किस दिशा से किस दिशा करती है। तो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। सूर्य के चारों ओर जो घूमती है ना, वह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होते हुए अपने अक्ष पर घूमती है। पहले लट्टू की भांति घूमती है, वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये समझ लीजिए। ठीक, ये आसानी होगी। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करती है। तो 24 घंटे। ठीक, ऐसे 23 घंटा, 23 घंटे पाँच, सॉरी मतलब 24 घंटा पूर्ण नहीं होता है, लेकिन 24 घंटे एक मोटा मोटी मान के चला जाता है, कुछ मिनट कम होता है इसमें। ठीक ना, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन समय कितना लगता है, 24 घंटा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कि पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो ग्लोब पर, ये हो गया हमारा ग्लोब मान लीजिए, और यहाँ पे दिन और रात एक लाइनिंग के बाद जो खत्म हो जाती है ना, कि इधर दिन है और इधर रात है। ठीक, तो यही लाइनिंग को हम कहेंगे प्रदीप्त वृत्त, यानी कि पृथ्वी पर वह रेखा जो दिन और रात को अलग करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन गति, पृथ्वी जो अपने आप में घूरती है, लट्टू की तरह घूमती है, उसी के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी होगी, इस यह जो जब इस रेखा में, इस पथ पर चारों ओर चक्कर लगाएगी सूर्य के, तब इसे हम कहेंगे परिक्रमण गति, यानी कि यह परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, परिक्रमण गति होगी। इसी के कारण क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन होते हैं और नए साल का आगमन होता है, इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति और घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे लगता है समय। 365 दिन 6 घंटे, इस 6 घंटे को अभी याद रखिएगा, अभी इसका काम है। ठीक, 365 दिन हम लोग सामान्यतः गिनते हैं, 6 घंटे को छोड़ देते हैं, लेकिन 365 दिन 6 घंटे पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर दे, यानी कि 1 साल। ठीक, पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है। तो 1600 किलोमीटर
होती है। 1600 किलोमीटर एक घंटे में स्पीड से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1600 किलोमीटर लट्टू की तरह जो घूमती है ना, यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है। अगली बात हम कर लेते हैं, तो हमारा है पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है। अब जो पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इसकी स्पीड हो जाती है 200 किलोमीटर और ज़्यादा, यानी कि 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह पृथ्वी की परिक्रमा करती है और खुद की परिक्रमा 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करती है। ये दो फैक्ट्स काफ़ी, क्या बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्या बताता है कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष, जिस वर्ष फरवरी महीना 29 दिन का होता है उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। फरवरी महीना 28 दिन की जगह 29 दिन हो जाता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं, उस दिन लीप वर्ष कहते हैं। देखिए लीप वर्ष सामान्यतः 366 दिनों का होता है और यह प्रत्येक 3 साल के बाद चौथे वर्ष में आता है। इसकी पहचान कैसे करें, तो जो वर्ष 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2016 है तो 2016 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो इसे कहेंगे हम लीप वर्ष। 2020 भी 400 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि शताब्दी वर्ष, मान लीजिए आ गया 1600 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी क्या लीप वर्ष है। तो आप तो बताएंगे कि हाँ है, लेकिन 2018 क्या लीप वर्ष है, ये भी तो 4 से भाग लग जाएगा। 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे हम यहाँ पे, हाँ 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी मान लीजिए 4 से भाग लग जाता है, ठीक। लेकिन क्या यह लीप वर्ष है, नहीं होगा। 1800 तो ईस्वी नहीं है, क्योंकि 1600 यह 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन 1800 ईस्वी लीप वर्ष नहीं है। देखिए जब भी शताब्दी में बात की जाए कि लीप वर्ष कौन सा है, ठीक, जैसे 2000 हो गया, मतलब 2 जीरो हैं शताब्दी, समझ रहे हैं ना। तब जब भी शताब्दी की बात की जाए तब आपको भाग देना है 400 से। कितने से भाग देना है, 400 से। अब 1800 को भाग देके देखिए 400 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक ना, नहीं लगेगा ना। तो ये हो गया लीप वर्ष नहीं है। 1800 ईस्वी, सन 1800 ईस्वी लीप वर्ष नहीं थी। इसलिए जब शताब्दी में लीप वर्ष निकाला जाएगा तब आपको 400 से भाग देना होगा, ठीक, 400 से भाग देना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 400 से भाग देना होगा। लेकिन जब किसी तिथि को, जैसे 2020 हो गया, तब इसको अगर भाग देना होगा, या 24 हो गया, तब इसे आप 4 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे शताब्दी रहेगा, यानी कि सिर्फ 00 रहेगा, तब आपको 400 से भाग देना है, ठीक, 400 से भाग देना है, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। तो घूर्णन गति के कारण, जो लट्टू की तरह घूमती है अपने अक्ष पर। उसके बाद पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है, परिक्रमण गति, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उस गति के कारण होती है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 ऋतुओं के नाम बताएं। तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, 4 ये प्रमुख ऋतुएं होती हैं, ठीक, 4 प्रमुख ऋतुएं। आप चाहे तो इन सभी को नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर करके, थोड़ा सा पॉज कर करके, रोक कर करके, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष की कुल लंबाई कितनी है। यानी कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ये चारों ओर, तो इसकी लंबाई कितनी है, यह जो लाइन है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 965 मिलियन किलोमीटर, 965 मिलियन, यानी 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। तो 965 को गुना कर दीजिए 10 लाख से, जितना होगा उतना किलोमीटर, ठीक, 10 लाख से गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना किलोमीटर। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक, 10 लाख। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल देखिए एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड होते हैं, ठीक, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, जिसे हम सिर्फ 365 दिन बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात कब होती है। तो उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी ये हो गया, और यह हो गया ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध, ठीक। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध, क्योंकि ऊपर जो होता है वह उत्तर होता है हमेशा और नीचे होता है हमेशा दक्षिण, ठीक। इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम मैप में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होती है। तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा यहाँ पर होता है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यहाँ पर एक 23.5 डिग्री की लाइनिंग होती है उसे कर्क रेखा बोलते हैं, और इधर एक लाइनिंग होती है उसे मकर रेखा बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर जो 23.5 डिग्री का मान होता है उससे हम मकर रेखा बोलते हैं, और जो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध पर होता है इसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसको कर्क रेखा, इसको मकर रेखा, ठीक। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं, ठीक, 21 जून को
उत्तरी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होता है, शीत ऋतु होता है, यानी कि ठंडे का समय होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पहले तो हम लोग जान ली कि उत्तरी गोलार्ध को 21 जून को होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो है यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर मकर रेखा पर सीधे पड़ती हैं, उस समय दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी कि जैसे भारत में हम लोग का जून में होता है, ठीक, मार्च मई जून में गर्मी लगता है, उसी प्रकार नवंबर दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पे गर्मी लगती है, ठीक। तो यानी कि दिसंबर का वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, जबकि हमारे यहाँ ठंडा का मौसम होता है। अब देखिए, यह सूर्य की परिक्रमण गति के कारण होता है। फिर से बता दूं कि परिक्रमण यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसी कारण यह होता है कि कहीं पे ठंडा और कहीं पे गर्मी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 नंबर, पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होती है? पृथ्वी पर जब दिन और रात बराबर होती है ना, ये होगी पृथ्वी, ये हो गई सूर्य, तब जब पृथ्वी इसके समीप होगी, ये बीचे बीच, ये जो पृथ्वी का होता है बीचों बीच में लाइनिंग, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तब यहाँ पर जब सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, तब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। अब आइए इसे हम डेट के माध्यम से समझें। तो पृथ्वी पर दिन और रात 23 सितंबर और 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, दो तिथियों को जो है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, इन दो तिथियों को। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा, जो बताया कि यह पृथ्वी की है, पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा, इस पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ जाता है, अभ्यास के प्रश्न जो किताब से हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति लगभग है 16 किलोमीटर। पृथ्वी का अपने समतल पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 21 जून को, ठीक, कर्क रेखा पर। जबकि भारत को भारत के कितने राज्यों में कर्क रेखा पार होती है, आपको मालूम ही होना चाहिए। आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखिए, 4 नंबर, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हमारा क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। घूर्णन गति अपने अक्ष में लट्टू की तरह घूमती है, उसके कारण दिन और रात होती है, ठीक। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन एवं रात होती है, गलत बात। परिक्रमण गति के कारण वर्ष परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन, दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है, इसलिए यह गलत है। आपको बताना है कि सही है या गलत, ठीक। पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं, बिल्कुल सही, दैनिक गति को ही घूर्णन गति और परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं, ठीक। 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। 21 मार्च को नहीं, दो तिथि होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक, तब होगा यह बराबर। उसके बाद पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घवृत्ताकार है। जी हाँ, पृथ्वी का जो घूर्णन कक्ष है वो पूरी तरह गोल नहीं है। देखिए इस प्रकार का पथ है और सूर्य यहाँ पे है बीचों बीच में, और पृथ्वी इस प्रकार घूमती है, यह पूरी तरह गोल नहीं है एकदम, यह इस प्रकार है, अंडाकार, ठीक, जिसे दीर्घवृत्ताकार भी कहा जाता है। अब देखिए इस पृथ्वी ओ, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। उसके बाद हमारा है दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, चार प्रमुख ऋतुओं कौन कौन से हैं? तो शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु, चार प्रमुख ऋतुएं हैं। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु, चार प्रमुख ऋतुएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़े से मतलब अच्छा से नहीं लिख पाया है, राइटिंग के चलते मैं सॉरी चाहता हूँ। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितने समय लगती हैं? तो 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट 56 सेकंड लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। यहाँ पे हम आगे जानेंगे कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो परिक्रमण गति, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे अब देखिए हमारा, तो हमारा आ जाता है, यही हमारा अंतिम है। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्यों? क्यों होता है, पूरब में ही क्यों उगता है जी सूर्य? तो देखिए वास्तव में सूर्य पूरब में उगता या डूबता नहीं है, सूर्य अपनी जगह स्थित है, ठीक ना। जबकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये जो सूर्य है, यहाँ पे हमारा सूर्य है, सूर्य अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। लेकिन ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी हमारी, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस ओर? पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि यह इस ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, इधर से इधर की ओर घूमती है, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए पृथ्वी जो है
पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस ओर से इस ओर घूमती है, ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए पृथ्वी पर जो हमेशा है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से ओर उगता हुआ दिखाई देता है। समझ गए? लीप वर्ष क्या है? अब देखिए यहाँ पे लीप वर्ष का रहस्य। देखिए लीप वर्ष क्या होता है। देखिए एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, हमको मालूम है, लेकिन 365 दिन को ही हम ऐड करते हैं। 365 दिन ही हम लोग मानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 6 घंटे को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। तो यही जो 6 घंटा है ना, 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा करके अगर 3 साल जोड़ा जाए तो 4 साल जोड़ा जाए तो 24 घंटे हो जाएंगे। 6 6 घंटा को अगर हम 4 साल छोड़ दिए, एक साल छोड़ दिए, दूसरा साल भी छोड़ दिए तो वो 12 घंटा हो गया, तीसरे साल भी छोड़ दिए तो 18 घंटा छोड़ दिए। 4 साल जब छोड़ देते हैं हम लोग 6 6 घंटा करके, तो ये 24 घंटे के बराबर हुआ ना जी, हैं? तो यही 24 घंटा मिलकर एक दिन बड़ा हो जाता है, और इसी एक दिन को हम लोग फरवरी में ऐड कर देते हैं। फरवरी उस दिन हो जाता है हमारा 29 दिन का, ठीक। 365 दिन 6 घंटे होते हैं, तो 365 दिन हम लोग जोड़े और 6 घंटे को छोड़ दिए। यही 6 घंटा जब 4 साल तक 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे हम लोग छोड़ देते हैं, तो चौथा वर्ष हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये 6 घंटा 24 घंटे का रूप ले लेता है, और 24 घंटे मतलब एक दिन के बराबर हो जाता है। तब हम लोग फरवरी 28 की जगह 29 हम लोग कर देते हैं। समझ गए? यही होता है लीप वर्ष का खेल। अब देखिए क्या है कि ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। ध्रुव जो है ये पृथ्वी हो गई, ठीक। ये अच्छा से मैं फिगर बनाता हूँ, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये जो ऊपरी भाग है और ये निचला भाग यहाँ पे एकदम पॉइंट वाला, ठीक, तो इसे कहा जाता है ध्रुव क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र, जो अंटार्कटिका है, ठीक। ध्रुवीय क्षेत्र क्या है? अंटार्कटिका। तो यहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है बहुत तिरछी पड़ती हैं। देखिए ये सूर्य की किरण है, यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, इधर भी थोड़ी बहुत पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे एकदम इसको इस प्रकार जाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इधर एक परिक्रमा करेगा, फिर इधर आएगा, तो फिर इधर दिन होगा, फिर इधर रात हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है पृथ्वी पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं एक थोड़ा सा। ध्रुवों पर इस स्थिति के कारण पहला 2 कारण है। पहला कारण है अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव भी है, और दूसरा सूर्य की जो गति है उसके कारण, ठीक ना। ये 2 कारण हैं जिसके कारण अंटार्कटिका वाले क्षेत्रों में हमेशा रात होती है 6 महीने की। अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर बताना है किसके किसके, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति में परिक्रमण गति क्या अंतर है? देखिए घूर्णन गति एक ही का अंतर आप परिभाषा लिख दीजिए, और दूसरा आपको लिखना है कि घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोला जाता है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी बोल सकते हैं। आप देखिए जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे यह पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमना है, जबकि यह सूर्य के चारों ओर घूमना होता है। घूर्णन गति अपने अक्ष के चारों ओर घूमना है, पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना है, घूर्णन गति कहलाती है। और परिक्रमण गति पृथ्वी के सूर्य सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना परिक्रमण गति कहलाती है। ये हो गया पहला डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा को ही पहला अंतर। दूसरा अंतर आप बोल सकते हैं कि घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, जबकि परिक्रमण गति को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। तीसरा अंतर आप क्या दे सकते हैं? तीसरा अंतर दे सकते हैं कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ठंडा गर्मी मौसमी सभी परिवर्तन होते हैं। तो आई होप कि सारा का सारा ये जो नॉलेज है पृथ्वी की गति से संबंधित आपको मिल गई होगी, और आप कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो समझे जरूर होंगे। तो आप आगे से जितना जानते थे अब उससे ज़्यादा ही जानते होंगे। मेरी यह बात एकदम 100% है कि आप पहले से जितना जानते थे उससे ज़्यादा तो आप ज़रूर जानते हैं। लेकिन अगर आप इसे हमेशा याद रखना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना होगा। आप बुक में नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को कहीं पे सेव कर लीजिए। और सप्ताह में अगर आप किसी भी चीज़ को 2 बार देख लेते हैं और महीने में 1 बार, 3 4 बार रिवीजन करने के बाद वह दिमाग में हमारे बैठ जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए, गरीबी को दूर कीजिए। अगर आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से आगे बढ़िए, यही हमारी कामनाएं हैं। और समाज को भला कीजिए, देश का आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई लिखाई में इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस, इन सभी जो चैप्टर हैं इन सभी के सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे स्टडी करवाता हूँ। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तभी जहान है। धन्यवाद।